course name. Let us see the syllabus content and its what you can say pattern. Obviously this will be EEC 401 Engineering Mathematics 4. This will be your course code. Then again 3 theory lectures and 1 tutorial session will be there. Tutorial session is on Monday, sorry, on Saturday, but we'll see whether we can shift it to some other day, because सैटरडे को आपको लेक्चर भी नहीं करना पड़ेगा और सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे को मैं भी नहीं रहूँगा. सो देखते हैं कि हम लोग उसको मंडे या ट्यूसडे को कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, क्या उस अकॉर्डिंगली हम लोग उसको यूज कर लेंगे. ठीक है. मोर ओवर the examination scheme is just similar to the engineering mathematics 3, that you have 2 tests, test 1 and test 2, and its average out of 20 will be taken, end semester examination of 80 marks. obviously जब आपका कॉलेज ऑफलाइन हो जाएगा तो एग्जामिनेशन आपका 80 मार्क्स का रहेगा, और वो ऑनलाइन मोड से नहीं रहेगा, ऑफलाइन मोड से आपके यूजुअल वे से जो आप पहले करते थे वैसे ही हो जाएगा होपफुली. Term work is for 25 marks. Again 10 plus 10 plus 5, 10 marks for tutorial, 10 marks for minimum project, and 5 marks for attendance. So total 25 plus 80 plus 20, 125 का आपका सिलेबस रहेगा, 125 मार्क्स का. ठीक है. प्री रिक्विजिट्स में आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 ये थोड़ा थोड़ा आपको आना चाहिए. आपके फॉर्मूलाज वगैरह आप शीट अपने पास संभाल के रखिए, जैसे कि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज वगैरह, ये सब की जरूरत पड़ेगी. ठीक है. लेट अस सी कोर्स ऑब्जेक्टिव. For this, the course is aimed to understand the line and contour integrals and expansion of complex valued function in a power series. ये complex integration में ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का जो मॉड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया है उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको लाइन एंड कंटूर इंटीग्रल्स एंड एक्सपांशन ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन समझ में आना चाहिए पावर सीरीज में. सेकेंड है टू अंडरस्टैंड द बेसिक टेक्निक ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग एंड एआई. Third is to understand probability distribution and expectations. Fourth is to understand the concept of vector spaces used in the field of machine learning and engineering problems. Fifth one, to understand the concept of quadratic form and singular value decomposition. And the last but not the least, to understand the concept of calculus of variation. So ये हर एक मॉड्यूल का पढ़ने का हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उससे क्या फायदा होगा वो दिया है. आउटकम आपको दिया है कि कोर्स आउटकम ऑन सक्सेसफुल ऑफ कंप्लीशन ऑफ कोर्स, student will be able to use the complex integration for evaluating integral, computing residues and evaluate various contour integrals. कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का जो मॉड्यूल होगा, मॉड्यूल नंबर 1, हमको डिस्कस करना है आगे कि मॉड्यूल का नाम क्या है और उसके आवर्स कितने हैं. तो उसी में उसी को देते हुए कि अगर वो कोर्स या वो टॉपिक आप पढ़ेंगे तो उसके बाद आप क्या कर पाएंगे, क्या फायदा होगा, वो आपको दिया है कि टू यूज द कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन फॉर इवेल्युएटिंग इंटीग्रल, कंप्यूटिंग रेसिड्यूज एंड इवेल्युएट वेरियस कंटूर इंटीग्रल्स. सेकंड जो कोर्स आउटकम है वो है अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ कोरिलेशन एंड उमर कुछ बोलना चाहते हो? Yes, sir. Sir, what about the direct second year students? We are not familiar with M3 yet. So नो how प्रॉब्लम. will be तो able मैं to? यू विल मैं उसको वो दे दूंगा आपको, मतलब जैसे जैसे फॉर्मूलाज अगर M3 से आपको आ रहे कुछ तो मैं आपको Yes. बता दिया करूंगा पहले ही. और जब भी हम लोग देते हैं बाकी लोगों को भी अगर पूछेंगे तो कोई भी अगर पहले कोर्स से या पहले सेमेस्टर से कुछ रेफरेंस ले रहे तो हम उसका पूरा फॉर्मूला ही बताते हैं. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. और सेम 3 का भी आपका अभी तक तो श्योर नहीं हुआ है, लेकिन आपका साइमल्टेनियसली सेम 3 भी चलेगा ऐसा सुना है. बट वो अभी तक गाइडलाइंस जब यूनिवर्सिटी से आ जाएगी तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि कैसे करना है. तो मीनवाइल आप बस ये रखो कि जब भी कुछ फॉर्मूलाज वगैरह मैं बताता हूँ या यूज करता हूँ तो वो पूरा डिटेल में आपको समझा के फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग. तो डोंट वरी Okay, अबाउट okay, इट. sir. ठीक है. Okay, ऑल sir. राइट. Okay, sir. सो सेकंड जो हमारा कोर्स आउटकम है दैट इज अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन to engineering problems in data science, machine learning and AI. Third course outcome is that apply the concept of probability and expectation for getting the spread of the data and distribution of probabilities. Fourth outcome is apply the concept of vector spaces and orthogonalization process in engineering problem. Fifth one, use the concept of quadratic forms and singular value decomposition, which are very useful tools in
various engineering applications, and the last one, find the extremal of the functional using the concept of calculus of variation. So these are your course outcomes. After successful completion of this course, you will be able to use the topics or the modules knowledge to for your engineering problems as well as for mathematical problem as well. Okay, so this is your course outcome. Let us see the syllabus contents. Now in syllabus there are total 6 modules for EM4, namely complex integration. These are their contents and these are the self learning topics. ये self learning topic पहले के syllabus में आपको syllabus का हिस्सा होती थी, लेकिन अब syllabus थोड़ा सा compact किया गया है, तो ये topic जो है वो आपके self learning topic में आए हैं। इसी के साथ एक और बात बता दूं कि ये जो टॉपिक्स रहेंगे सेल्फ लर्निंग टॉपिक्स, वो आपको मिनी प्रोजेक्ट में आपको पूछा जाएगा कि आपको उस टॉपिक को स्टडी करके उस पर एक लेक्चर प्रेजेंट करना होगा। अब हमारा स्ट्रेंथ है अराउंड 25 से, देखते हैं अभी डायरेक्ट सेकेंड ईयर आने के बाद कितना होता है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग उसके ग्रुप बनाएंगे और एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर आपको एक टॉपिक जो दिया जाएगा उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए एक वीक दिया जाएगा। उसके बाद आपको वो टॉपिक आपके क्लास में, अगर हमारा ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद में जब आपका फाइनल सबमिशन का वक्त आएगा उस वक्त आपको वो प्रेजेंट करना होगा आपके लेक्चर में। एक लेक्चर आपको लेना होगा, 3 से 4 लोगों का एक ग्रुप बनाएंगे हम लोग और फिर उसमें आपको उस टॉपिक को समझाना है, पढ़ाना है, एक कुछ एक्सप्लेनेशन देने के बाद में, समझाने के बाद में एग्जाम्पल सॉल्व करना है। तो उसमें ये सेल्फ लर्निंग टॉपिक आपको आएंगे। ये सिलेबस कंटेंट है, तो इतना पार्ट हम लोग पढ़ाएंगे और उसके बाद उसको जो है टोटल 6 आवर्स में यूनिवर्सिटी ने बोला है कि कंप्लीट करना है। 6 to 7 आवर्स में हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट मॉड्यूल इज कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, सेकेंड मॉड्यूल इज स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। अल्तमश बोलिए। यस सर, ये सेल्फ लर्निंग टॉपिक्स एग्जाम में नहीं आएगा हम लोग को? नहीं, एग्जाम में नहीं आएंगे, वो बस आपको मिनी प्रोजेक्ट के लिए रहेंगे। कि आपको होना चाहिए नॉलेज, इसलिए वो बोले कि आप ये सेल्फ लर्निंग टॉपिक में रखेंगे, वो एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बस वो मिनी प्रोजेक्ट में पूछा जाएगा। उसको 10 मार्क है मिनी प्रोजेक्ट को, वो आगे मैं डिस्कस करने ही वाला हूँ। डायरेक्ट सेकेंड ईयर वाले आप लोग अभी तक फैमिलियर नहीं होंगे, तो उसके लिए मैं अभी आगे डिस्कस करता हूँ। तो ये सेल्फ लर्निंग टॉपिक आपको नहीं रहेंगे, एग्जाम में नहीं आएगा, ये आपको एग्जाम में आएंगे इस पे से। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल टेक्निक। अगेन उसको 6 मार्क्स है, 6 आवर्स दिए हैं और सेल्फ लर्निंग टॉपिक है कोवेरिएंस, फिटिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल कर्व एक्सेट्रा। थर्ड मॉड्यूल इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्फ लर्निंग टॉपिक्स है ये, टोटल 6 आवर्स का उन्होंने इसके लिए भी टाइम दिया है। देन नेक्स्ट इज लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर स्पेसेस, एंड दीज आर देयर सेल्फ लर्निंग टॉपिक। 6 आवर्स अगेन उसको अलोकेट किया गया है, 6 आवर्स में उसको कंप्लीट करना है। फिफ्थ मॉड्यूल इज लीनियर अलजेब्रा क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म्स के पहले आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर देखा है, तो उसी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का एक्सटेंशन ही है क्वाड्रेटिक फॉर्म, उसमें हम लोग इसको स्टडी करेंगे। अगेन इसके लिए भी 6 आवर्स दिए हैं यूनिवर्सिटी ने। एंड द लास्ट टॉपिक है आपका कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी टॉपिक है। इसमें बस स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको फॉर्मूला दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको सॉल्व करना होता है। ये उसके सेल्फ लर्निंग टॉपिक्स हैं। ठीक है, सो 6 आवर्स में इसको भी कंप्लीट करना है। सो दिस इज द सिलेबस कंटेंट, टोटल 6 मॉड्यूल्स, ईच कैरिंग 6 आवर्स टाइमिंग, दैट मीन्स 36 या 37 आवर्स में हमको ये कंप्लीट करना है। प्लस माइनस आप प्लस 3 to 4 आवर्स लेक्चर्स आप बोल सकते हैं कि अराउंड 40 लेक्चर्स में हम लोग ये कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब आते हैं टर्म वर्क पे। जो डायरेक्ट सेकेंडरी के पीपल है वो इससे अगर नहीं है फैमिलियर, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल 25 मार्क्स का आपका टर्म वर्क होता है, जिसमें 5 मार्क्स आपके अटेंडेंस के लिए होते हैं कि जो आप थियरी और ट्यूटोरियल में अटेंडेंस रहेंगी आपकी, उसमें आपको जो है उसके अकॉर्डिंगली अगर 90% से अबव है तो 5 मार्क्स मिलेंगे, 70 से 90 के बीच में रहेगा तो 4 मार्क्स, एंड अकॉर्डिंगली वो ये होगा। 50% से लेस अटेंडेंस रहेगा तो वो 0 मार्क्स होगा। तो ये 5 मार्क्स आपके इजीली आपको मिल सकते हैं अगर आप अटेंडेंस आपका हमेशा रखें तो। नेक्स्ट है क्लास ट्यूटोरियल। टोटल 6 या 8 ट्यूटोरियल हम लोग लेंगे। हमारे 6 मॉड्यूल है तो मेरे ख्याल से 6 ट्यूटोरियल लेंगे, हर एक मॉड्यूल पे एक ट्यूटोरियल होगा। जब मॉड्यूल कंप्लीट होगा उसके बाद आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, या फिर जो होमवर्क क्वेश्चंस, जब एग्जाम हम लोग थियरी लेक्चर्स ले रहे हैं तो उसी में जब कोई क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जाता है तो वो क्वेश्चन आपका जो है वो आपका ट्यूटोरियल क्वेश्चन बन जाएगा।
ठीक है। ऑलराइट, कहाँ पे हम लोग अभी? सॉरी, ये स्क्रीन आपको दिख गई क्या व्हाट्सएप की? वॉइस आदिल, वो भी स्क्रीन शेयर नहीं हो? सर। नहीं ना, ओके, थैंक गॉड। कुछ नहीं, वैसा वो मैसेज आया था तो वो देख रहा था, मुझे लगा कुछ डिपार्टमेंट से कुछ मैसेज आया हो। ऑलराइट, सो हम लोग हैं अभी यहाँ पे अटेंडेंस क्लास ट्यूटोरियल देखा, 6 ट्यूटोरियल हम लोग लेंगे, हर एक मॉड्यूल पे एक ट्यूटोरियल हमारा अभी तो टाइम टेबल में सैटरडे दिया है। लेट्स सी के उसको कोई शिफ्ट कर सकते हैं तो हम लोग उसको शिफ्ट करेंगे, अदरवाइज वो सिर्फ ऑड सैटरडेज को ही हो पाएगा। इवन सैटरडेज को तो हम भी ऑफ पे रहते हैं और मेरे ख्याल से आप भी सैटरडेज को ऑफ रखना चाहेंगे, तो देखते हैं हम लोग कहीं शिफ्ट कर सकते हैं। तो आप मुझे क्लास का टाइम टेबल जरा शेयर कर देना आदिल, तो देखते हैं हम लोग कहीं उसको फिट कर सकते हैं तो उसको कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मिनी प्रोजेक्ट। मिनी प्रोजेक्ट आपका 10 मार्क्स के लिए होगा। मिनी प्रोजेक्ट 10 मार्क्स के लिए होगा, तो उसमें ही जैसे मैंने अभी बताया था, डायरेक्ट सेकेंड ईयर पीपल आपको मिनी प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा। एक हम लोग टॉपिक दिया जाएगा आपको और उस टॉपिक पे आपको एक लेक्चर प्रेजेंट करना होगा, थोड़ा प्रिपेयर करके आना है और फिर क्या करना है उसको क्लास में या फिर अगर ऑनलाइन मोड ही रहा तब भी, तो जब सबमिशन के वक्त में तो भी आपको उसको एक लेक्चर अपना वीडियो रिकॉर्ड करके फिर मुझे भेजना होगा। हमने लास्ट सेमेस्टर में क्या किया था? पानी का गरम पानी। अरे बंद कर दो पानी को, कौन है ये? म्यूट कर दो। ऑलराइट, सो क्योंकि ऑनलाइन चल रहा था इसलिए सबको हमने क्या किया था कि वीडियो लेक्चर बना के अपलोड करना था यूट्यूब पे और उसकी लिंक मुझे भेजनी थी, ऐसा किया था। होपफुली जब तक हमारा सेमेस्टर खत्म होता है तब तक तो शायद ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? ऑफलाइन। कॉलेज चालू हो जाएगी सर। हाँ, होपफुली ऑफलाइन हो जाएगा। क्या ऑफलाइन ऑनलाइन क्या अच्छा रहेगा, ऐसा बोल रहे हैं आदिल? नहीं, मैं बोला सर कॉलेज चालू हो जाएगी। हाँ, कॉलेज स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह, देखते हैं, हो गया तो अच्छा ही है। एक मिनट। हाँ, ऑलराइट, सो ये मिनी प्रोजेक्ट होगा, इसको 10 मार्क्स है हमारे टर्म वर्क के सिलेबस में। ऑलराइट, सो अब आते हैं 10 + 10 + 5 25 मार्क्स का आपका टर्म वर्क रहेगा। ट्यूटोरियल आपको वीकली जब भी आपको सबमिशन करने के लिए बोला जाएगा तब आपको सबमिट करना होगा और ट्यूटोरियल जो आ रहेगा उसी में आपको वो जो एग्जाम्पल्स है उनको सॉल्व करना होगा, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट, अब आते हैं इंटरनल असेसमेंट पे। इंटरनल असेसमेंट मतलब दो आपके यूटी के यूनिट टेस्ट होगी, क्लास टेस्ट यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे कॉलेज में, वो 2 टेस्ट लिए जाएंगे आपके। एक होगा, पहली टेस्ट होगी वो 40% सिलेबस के बाद ली जाएगी 20 मार्क्स के लिए, और सेकंड जो है वो अनदर 35% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ली जाएगी। सो 20 मार्क्स के 2 टेस्ट होंगे, यूनिट टेस्ट 1 एंड यूनिट टेस्ट 2, और दोनों का एवरेज मिला के जो भी एवरेज बनेगा वो यूनिवर्सिटी को भेजा जाएगा एज योर इंटरनल असेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है और दोनों भी टेस्ट जो है वो 1 आवर के लिए होंगे, 1-1 घंटे की टेस्ट होगी वो। एंड सेमेस्टर थ्योरी एग्जामिनेशन, क्वेश्चन पेपर विल, अब ये एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन क्योंकि पेंडेमिक की वजह से हो नहीं पाया एग्जाम, तो आपका इस बार एमसीक्यू हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा जब EM4 कंप्लीट हो जाएगा मई तक, मेरे ख्याल से ये ऑनलाइन मेरे ख्याल से एग्जाम होगा आपका, होपफुली मई या जून में, तो उस वक्त में हो सकता है यही पैटर्न हो। तो टोटल 6 क्वेश्चंस आपको होंगे इसमें, किसमें, आपके फाइनल एग्जामिनेशन में टोटल 6 क्वेश्चन, ईच कैरिंग 20 मार्क्स। उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 विल बी कंपलसरी, और बाकी के जो क्वेश्चंस है 5 क्वेश्चंस, उसमें से कोई भी 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, यानी टोटल 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी, और जो 2 से लेके 6 तक क्वेश्चंस है उसमें से कोई भी 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। सो टोटल 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, और हर एक का वेटेज जो है वो अप्रोक्सीमेटली सेम ही रहेगा। मान लीजिए 120 का है तो 6 है, तो 20 मार्क्स का हर एक टॉपिक है, हर एक मॉड्यूल है, ऐसा आप समझ सकते हैं। 20 to 25 मार्क्स के लिए ±5 आप समझ सकते हो, ठीक है। अब आते हैं रेफरेंस बुक्स पे। आपको पता है कि यूनिवर्सिटी कुछ बुक्स जो है वो रेफरेंस के लिए देती है, वो बुक्स यहाँ पे दिए है।
कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड एप्लीकेशन, ब्राउन एंड चर्चिल का, मैग्रॉ हिल। कौन कर रहा है ये? देन थर्ड वन है एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, HK दास, S चांद पब्लिकेशन, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, BV रामन्ना। ये सब बुक्स है जो आपको स्टडी करने के लिए, अगर आपको मैथ्स को डिटेल में पढ़ना है तो आप ये बुक्स रेफर कर सकते हैं। अपने कॉलेज में भी है ये बुक दिए हुए, आप वहाँ से भी जो है लाइब्रेरी से ये बुक ले सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस कंटेंट ऑफ दिस सेमेस्टर। स्क्रीन को ये कर देता हूँ मैं अभी, and now we'll start with the syllabus now. So note that हमने टोटल देखा है, टोटल 6 मॉड्यूल्स है हमारे। सबको दिख रही है ये स्क्रीन बॉयज? Yes, sir. Yes. यस सर। Okay. ठीक है, so let me first of all write, this is page number 1, electrical engineering EM4 सिलेबस देखते हैं। पहले टॉपिक के नाम लिख लेते हैं। पहले सबसे पहले तो पहला टॉपिक है आपका फर्स्ट मॉड्यूल, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन मॉड्यूल्स। Complex integration. Second is statistical techniques. Third is probability distribution. Probability distributions. Fourth one is linear algebra. Fifth one is linear algebra में वेक्टर स्पेसेस। ब्रेक कब से है आपका बॉयज? कितने बजे से होता है ब्रेक आपको? 1 to 2. 1 to 2 रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है लीनियर अलजेब्रा क्वाड्रेटिक फॉर्म। Sixth module is calculus of variation. Calculus of variation. So these are the 6 modules in your syllabus, and then we have to start with any one module out of this. अब क्योंकि अभी तक डायरेक्ट सेकेंड ईयर के बच्चे अभी तक आए नहीं हैं और थोड़ा कंफ्यूजन भी है अभी तक कि उनका सेमेस्टर कौन सा पढ़ाना है, या इधर सेमेस्टर 3 और 4 दोनों पढ़ाना है या फिर सिर्फ सेमेस्टर 3 पढ़ाना है, सेमेस्टर 4 नहीं पढ़ाना है, ये अभी तक क्लियरली हुआ नहीं है। सो मीनवाइल हम लोग जो है, क्योंकि 6 से वो लोग ज्वाइन करेंगे, तो सिंपल जो मॉड्यूल है इसमें उससे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि हेवी मॉड्यूल कंप्लीट हो जाए और उसके बाद वो बच्चे आए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन जो है वो एकदम सिंपल टॉपिक है, वहां से हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब कितना हुआ? 11:20 हुआ है ना, 23 हुआ है। तो विदाउट डीलिंग शैल वी स्टार्ट विद द फर्स्ट मॉड्यूल टुडे इटसेल्फ? आज से ही स्टार्ट कर दे? यस सर। ठीक है, सो फर्स्ट मॉड्यूल है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, मॉड्यूल नंबर 1। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। सो फर्स्ट मॉड्यूल है। अब ये मॉड्यूल स्टडी करते वक्त में आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? आपको EM2 की जरूरत पड़ेगी, जिसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स है। तो इसके फॉर्मूलाज आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, अगर आपको टॉपिक याद नहीं है तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एज वेल एज पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते थे हम लोग। लास्ट सेमेस्टर में किया था, ये याद है?
आपने नहीं, आपके पहले मतलब आपने फर्स्ट ईयर में किया होगा ये सेमेस्टर 2 में। सेकंड, आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों की जरूरत पड़ेगी, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन, दीज आर द प्री रिक्विजिट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में आते वक्त में आपके पास ये फॉर्मूलाज होनी चाहिए। डायरेक्ट सेकेंड ईयर पीपल, अगर आप नेट से भी डाउनलोड करेंगे, या फिर आदिल आपके पास कोई फर्स्ट ईयर की बुक है क्या, या मैं फॉर्मूला शेयर करूँ आपको? सेकंड सेकंड सेम में सर सेकेंड सेम में ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट टॉपिक था ना? हाँ शायद सर, पर यानी अब हुआ नहीं था ना, बाकी था शायद पेंडिंग। अच्छा, हुआ नहीं तुम लोग का टॉपिक? ठीक है चलो, तो मैं देखता हूँ, अगर मुझे पॉसिबल हो तो मैं करता हूँ, या फिर आदिल अगर आपके पास बुक रहेगी तो वो बुक में से ये फॉर्मूलाज बस शेयर कर दो अपने ग्रुप में, ठीक है? ओके सर। ओके, सो ये प्रीरिक्विजिट रहेगा। दैट विदाउट डीलेइंग लेट अस स्टार्ट विद द कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। अब कैलकुलस ऑफ वेरिएशन मतलब क्या है? इसमें इस टॉपिक में हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो ये है कि किसी भी फंक्शनल का आइदर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी होती है। लेट से स्टार्ट करते हैं एक प्रॉब्लम से। इफ वी आर गिवन the definite integral, we are given the definite integral. If we are given the definite integral, डेफिनेट इंटीग्रल मतलब क्या कि जिसमें लिमिट इंटीग्रेशन के दिए होते हैं तो उसको बोला जाता है डेफिनेट इंटीग्रल। x1 to x2 कैपिटल f of x, y डैश, y डैश मतलब dy by dx into dx। कॉल दिस इक्वेशन नंबर ए। सर बहुत कम विजिबल है। कम क्या विजिबल है? दिख नहीं रहा है? ब्लर हो रहा है नहीं आदिल, डाउन हो रहा है। सभी को ऐसे ही हो रहा है? नो सर, सही दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है सर। क्योंकि मैं कॉलेज के वाईफाई से हूँ तो यहाँ से मुझे तो लगता नहीं कि नेटवर्क का इश्यू होगा। आप एक बार अपना नेटवर्क थोड़ा सा चेक कर लो ना, क्योंकि मैंने अभी एक ESCC का भी लेक्चर लिया हो, किसी ने कंप्लेन नहीं किया। तो एक प्रॉब्लम दो ही जगह से आ सकती है, या तो मेरे एंड से इंटरनेट का इशू होगा या तो आपके एंड से होगा। अब कॉलेज का वाईफाई है और काफ़ी हेवी वाईफाई है, तो मुझे लगता नहीं कि इशू होगा। आप एक बार अपना मोबाइल जो है उसका या तो ऑफलाइन जाके फ्लाइट मोड जाके दोबारा कनेक्ट करो तो दिखेगा आपको शायद ही। ट्राई करो, अगर फिर भी नहीं दिखता है तो बोलो, तो मैं चाहे तो वाईफाई बंद करके रिस्टार्ट कर दूंगा। पर मुझे लगता है कि यहाँ से ज्यादातर नहीं नहीं, 99% एक्चुअली हमें दिख रहा है। दिख रहा है ना? ठीक है, वो आपका जिनको नहीं दिख रहा है वो एक बार ऑफलाइन जाके दोबारा ऑनलाइन आ जाना, ऐसा कर दीजिएगा, ठीक है? सो इफ वी आर गिवन द डेफिनाइट इंटीग्रल I इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 to x2 ऑफ f ऑफ x, y डैश, इसमें से जो इंटीग्रेशन हटा के जो पार्ट रहता है ना, this part is called as extremal functional। इसको बोला जाता है फंक्शन, इसीलिए उसको डिनोट किया है कैपिटल F से। अब where f is a function of x, y डैश, वो तो दिख ही रहा है कि ब्रैकेट में x, y डैश दिया है, तो ये जो कैपिटल F है वो फंक्शन है इन वेरिएबल्स में। अब we have to find the function। हमको ऐसा एक फंक्शन फाइंड आउट करना है, फंक्शन y is equal to f of x for which the above definite integral capital A मे बी मैक्सिमम और मिनिमम। हमको ऐसा y फंक्शन फाइंड आउट करना है सच दैट ये जो फंक्शनल है वो आइदर मैक्सिमाइज होगा या फिर मिनिमाइज होगा, आइदर मे बी मैक्सिमम और मिनिमम।
और मिनिमम, राइट। और इसी को बोला जाता है एक्सट्रीमम। द वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज, द वैल्यू is also called as extremum और stationary value, और stationary value। यानी आपको एक ऐसा y फंक्शन फाइंड आउट करना है सच दैट ये फंक्शन जो है आपका कैपिटल एफ ए इंटीग्रल वो आइदर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। और क्वेश्चन भी हमको वही होता है कि फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन दिस, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इस फंक्शनल को या इस इंटीग्रेशन को आइदर मैक्सिमम बना रहा है या मिनिमम बना रहा है। इसी तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट। हाँ बस इतना ही है, इतना ही समझ लो सिर्फ अभी फिलहाल में। फिर उसमें कुछ मेथड्स भी आएंगे आगे चल के, पर बेसिक हमारा यही रहेगा कि और इसको सॉल्व करने के लिए या ये फाइंड आउट करने के लिए, यहाँ पे हाँ दिख रहा है, यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए या ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए जो इस फंक्शनल को मैक्सिमम या मिनिमम कर रहा है, उसके लिए हमको आइलर्स लैग्रेंज इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट टॉपिक है हमारा आइलर्स लैग्रेंज इक्वेशन और आइलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन। Euler's equation, also known as Euler's Lagrange's equation. अब Euler's Lagrange's equation जो है वो बहुत यूजफुल है फॉर फाइंडिंग द एक्सट्रीमल और एक्सट्रीमम और स्टेशनरी वैल्यू ऑफ दिस फंक्शनल a, राइट। वो इट इज गिवन बाय डो कैपिटल F बाय डो y minus d by dx of dou f by dou y dash equal to 0. Call this equation number 1. ये है हमारी मेन इक्वेशन। इसको मैं थोड़ा सा बॉक्स कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। डो एफ बाय डो वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डो एफ बाय डो वाई डैश इक्वल टू 0। ये है आपकी आइलर्स इक्वेशन और आइलर्स लैग्रेंजेस इक्वेशन, ठीक है। इसी से हम लोग सॉल्व करते हैं हमको जो y फंक्शन एक्सट्रीमल चाहिए होगा इस फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम करने वाला, उसके लिए, ठीक है। अब इसमें भी केसेस है कि अगर आपके जो एग्जाम्पल है या फिर आपका जो फंक्शनल है उसमें x y और y डैश होनी चाहिए, उसमें से अगर कोई एक टर्म प्रेजेंट नहीं है तो ये फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा। कोरोलरी नंबर 1 उसके लिए ये है कि इफ द फंक्शन इफ कैपिटल F डज नॉट कंटेन y explicitly, अगर y नहीं है तो आपकी जो इक्वेशन है y नहीं है तो f को विद रिस्पेक्ट टू y आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 होने वाला है, यानी ये टर्म चली जाएगी। उसके बाद में डो एफ बाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म इक्वल टू 0 है। किसी भी टर्म का डेरिवेटिव अगर 0 है तो वो टर्म क्या होनी चाहिए, किसका डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं मैं। सो ये जो टर्म है ब्रैकेट की डो एफ बाय डो वाई डैश ये कांस्टेंट होनी चाहिए। सो जब आपके पास f जो फंक्शनल है उसमें y नहीं रहेगा क्वेश्चन में तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। नो कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2। आया समझ में? if f does not contain y explicitly then you have to use dou f by dou y dash equal to c, राइट। नेक्स्ट है अनदर फॉर्म। ये समझ में आ गया क्यों क्यों हमारा ये फॉर्मूला 1 मॉडिफाई हुआ, क्योंकि फंक्शन में y ही नहीं है तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। ये अगर कोई टर्म है ही नहीं प्रेजेंट तो उसका विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 होगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। बचेगी सिर्फ सेकंड टर्म, उसमें से भी माइनस साइन को आप माइनस हटा भी सकते हो। अब ये हो रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ डो एफ बाई डो वाई डैश इक्वल टू 0, यानी इस टर्म का डेरिवेटिव 0 है, मतलब ये टर्म ऑब्वियसली कांस्टेंट होनी चाहिए, तो वो फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट फॉर्मूला it is known as another form of Euler's equation, another form of Euler's equation, यानी उसी फॉर्म को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा है। वो फॉर्म है हमारा डो एफ बाय डो एक्स, अब ये विद रिस्पेक्ट टू y थी, अब ये नेक्स्ट जो फॉर्म है वो है डो एफ बाय डो एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ माइनस वाई डैश डो एफ by dou y dash
equal to 0. Call this equation number 3. This is known as another form of Euler's equation, or also known as second form of Euler's equation. Second form of Euler's equation. ठीक है, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ पे प्रूफ एक्सपेक्टेड नहीं है आपसे. अगर आप इसमें देखेंगे, लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू. स्क्रीन दिख रही है सबको बॉयज? आदिल? हाँ सर. Yes, sir. हाँ, तो इसमें देखेंगे तो आइलर्स लैग्रेंज इक्वेशन जो है उसकी सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, विदाउट प्रूफ है, यानी उसका प्रूफ नहीं बोला है, मतलब आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है. हालांकि वो प्रूफ है एक कि वो कैसे वो इक्वेशन आएगी और वो ट्रू रहेगी, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो विदाउट प्रूफ है. यानी आपको जितने भी फॉर्मूलाज मैं दे रहा हूँ वो सब फॉर्मूलाज बस आपको याद रखने हैं, आपको उनका प्रूफ नहीं याद रखना है. ठीक है, दिस इज नोन एज अनदर फॉर्म ऑफ और सेकेंड फॉर्म ऑफ आइलर्स इक्वेशन. ये हुआ थर्ड फॉर्मूला. अब इसी केस में अगर इस फॉर्मूला में अगर x नहीं होगा, अब मैं सेकेंड फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, यानी सेकेंड ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ. अगर x नहीं है प्रेजेंट तो क्या होगा? वो है कोरोलरी, हमारी कोरोलरी नंबर 2. कोरोलरी नंबर 2. if f does not contain x explicitly, then Euler's equation 3, यानी हम लोग थर्ड सेकेंड फॉर्म जो है उसको यूज करेंगे. 3 आपकी विल रिड्यूसेस टू. देखो क्या हो रहा है, अगर x है ही नहीं, हमारी आइलर्स इक्वेशन है ये, अगर x है ही नहीं उस इक्वेशन में तो ये डेरिवेटिव आपका 0 मिल जाएगा. बचेगा इतना पार्ट माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ दिस पार्ट, और ये टर्म का डेरिवेटिव 0 बन रहा है. माइनस को भी निगलेक्ट करेंगे तो ये टर्म का डेरिवेटिव 0 बन रहा है, तो ऑब्वियसली ये टर्म ब्रैकेट की क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट. एंड देयरफॉर आपका फॉर्मूला मॉडिफाई होगा f माइनस वाई डैश डो f बाय डो y डैश इक्वल टू c. ये होगा आपका फॉर्मूला. अगर आपका x प्रेजेंट नहीं है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे. आया सबको समझ में? यानी आप अगर आपको नहीं भी याद रखना है तो आपने अगर ये फॉर्मूला, पहला वाला फॉर्मूला और ये फॉर्मूला याद रखा तो आप वहां से आप अपने केसेस जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हो, सब केसेस, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन, राइट? So when f does not contain x explicitly, then your formula reduces to this formula, f minus y dash dou f by dou y dash equal to c पे. अब इसमें थर्ड फॉर्म भी है, हालांकि वो ज्यादा यूज नहीं होगा, लेकिन फिर भी दे देते हैं आपको. थर्ड फॉर्म ऑफ आइलर्स इक्वेशन. थर्ड फॉर्म ऑफ आइलर्स इक्वेशन इज dou f by dou y minus dou square f by dou x minus y dash dou square f dou y dash minus y double dash dou square f by dou y dash square equal to 0. Call this equation number 5. तो ये है थर्ड फॉर्म ऑफ आइलर्स इक्वेशन. हालांकि ये ज्यादा यूज नहीं होगा, बट फिर भी हम लोग इसको नोट डाउन करके रख देते हैं. दिस इज योर फॉर्मूला. नेक्स्ट करोलरी इज, सिर्फ इनके स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं, आपको उनके प्रूफ एक्सपेक्टेड नहीं है. इफ f इज इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y बोथ, इफ कैपिटल F इज independent of x and y both, then आपकी जो इक्वेशन होगी वो होगी y is equal to ax plus b. अगर आपका f जो फंक्शनल है वो x और y दोनों पे भी डिपेंड नहीं है, दोनों भी टर्म्स नहीं है, तो आपकी इक्वेशन जो होगी y की वो होगी ax plus b. ठीक है, आया सबको समझ में? सो इन शॉर्ट क्या हो रहा है, देखो कि अगर आपका क्वेश्चन है ये कि आपको इस फंक्शन का
फंक्शनल या फिर एक्सट्रीमल फाइंड आउट करना है किसका, इक्वेशन 1 का, तो आपको आइलर्स इक्वेशन से उसको सॉल्व करना होगा और y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना होगा। आया सबको समझ में ये थ्योरेटिकल पार्ट? तो हम लोग एग्जांपल देखते हैं। यस सर। सो अभी आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ इंटीग्रेशन x1 to x2 y dash square by x square into dx. Find the extremal of x1 to x2 y dash square by x square into dx. Solution. अब देखो, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इंटीग्रेशन और डी एक्सेट्रा के जो पार्ट है दैट इज योर फंक्शन कैपिटल एफ। सो ये है y डैश स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। अब हमारा एक्चुअल फंक्शनल एक्स वाई और वाई डैश होता है, बराबर है। अब इसमें से क्या प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे एक्स भी है वाई डैश भी है लेकिन वाई नहीं है, राइट। सो हियर सिंस f does not contain y explicitly, y नहीं है। अब y नहीं है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? If f does not contain y explicitly तो आपका फॉर्मूला होगा dou f by dou y dash equals to c. राइट। सो वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम लोग, एंड देयरफॉर we use dou f by dou y dash equal to c। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको इस फंक्शनल को विद रिस्पेक्ट टू y dash डिफरेंशिएट करना होगा, राइट। सो डिफरेंशिएट all this equation number 1, differentiate 1 with respect to y dash कर देते हैं। this implies dou f by dou y dash। अब देखो 1 upon x square तो कांस्टेंट है, आपको सिर्फ y dash स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y dash। कितना होगा वो? 2 into y dash, बराबर है। एंड देयरफॉर dou f by dou y dash आपको मिला है वो है 2y dash by x square, right। Now putting this in equation number 2, equation 2 becomes 2y dash by x square equal to c। अब आपको क्या करना है, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ y डैश दिख रहा है सबको, लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ y डैश रखना है, बाकी सब टर्म्स को शिफ्ट करना है, और फिर जब y डैश रह जाएगा तो उसका इंटीग्रेशन लेंगे तो y मिल सकता है, राइट। सो सबसे पहले 2 और x को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा, y डैश इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर सी के साथ में मल्टीप्लाई होगा, सी एक्स स्क्वायर, और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में। अब मुझे बताओ c एक कांस्टेंट है तो c/2 भी एक कांस्टेंट होगा, बराबर है। Yes sir. सो कैन आई राइट दिस एज c1 into x square where your c/2 is nothing but c1। नया कांस्टेंट का नाम दे दिया सिर्फ उसको। अब इसको इंटीग्रेशन करना है आपको, सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, y डैश का डेरिवेटिव, y डैश एक डेरिवेटिव है उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं यानी रिवर्स लेके जा रहे हैं, तो उसका इंटीग्रेशन होगा y। c1 x है, x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, c1 x³ प्लस c2 c. राइट। Yeah, c2. अब c1 c2 हो गए हैं, अब c1 भी एक कांस्टेंट है, डिवाइड बाय 3 भी एक कांस्टेंट है, सो कैन आई राइट c1/3 एज सम न्यू कांस्टेंट c3 x³ c3. प्लस c2। ये होगा Yes. आपका आंसर, इसके आगे आपको जाना नहीं पड़ेगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब आप चाहिए तो यहाँ पे c1 लो, c डैश लो, c डबल डैश लो, या c4 लो, c5 लो, कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, आप उसको कोई भी नाम दे दो, तो ये होगा आपका आंसर। दिस इज योर एक्सट्रीमल फॉर दिस फंक्शन विच मैक्सिमाइजेस दिस फंक्शनल, आइदर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करता है इस फंक्शनल से। आया क्या सबको समझ में ये पार्ट? आपको बस देखना है कि उस क्वेश्चन में कौन सी टर्म प्रेजेंट नहीं है एंड अकॉर्डिंगली यूज करना। अगर सब प्रेजेंट रहेंगे तो आपका ओरिजिनल इक्वेशन आइलर्स की यूज करेंगे, अगर y प्रेजेंट नहीं है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आ रहा है सबको समझ में बॉयज? Yes, sir. एक और एग्जांपल देखते हैं, सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2,
find the extremal of integration x1 to x2 1 plus x square y dash into y dash into dx. This is 2017's example, right? So find the extremal of integration x1 to x2 1 plus x square y dash into y dash equal to 0. इंटीग्रेशन और dx हटाने के बाद जो पार्ट बचेगा that is your functional x square y dash into y dash. y dash से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिख रहा है सबको? This is y dash plus x square y dash square, right? अब फंक्शनल हमारा होता है उसमें x y और y dash दोनों होते हैं, इसमें क्या प्रेजेंट नहीं y नहीं है, y नहीं है। right? Since f does not contain y explicitly, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग? वी यूज सेम फॉर्मूला जो पहले क्वेश्चन में किया था, डो एफ बाय डो वाई डैश इक्वल टू सी, ऑल दिस 1, या इसको 2 बोल देते हैं, इसको 1 बोल देते हैं. सो फॉर दैट यू नीड डो एफ बाय डो वाई डैश. इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश. डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to y dash. So dou f by dou y dash equal to, what is derivative of y dash? 1 with respect to y dash करेंगे तो उसका डेरिवेटिव होगा 1 plus x square as it is. What is derivative of y dash square? 2 into y dash 2x y dash, x नहीं, डेरिवेटिव y dash square का कर रहे हैं हम लोग, ठीक है. x स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा उस वक्त में. सो आपका डेरिवेटिव कितना मिल जाएगा? 1 plus 2x square y dash. आया कि सबको समझ में? ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे अभी. सो 2 becomes 1 plus 2x square y dash equal to c. अब आपको क्या करना है? हर एक टर्म को शिफ्ट करते जाना है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे y dash रहना चाहिए, और फिर जब y dash अकेला रह जाएगा तो फिर आप इंटीग्रेशन करके y फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले 1 को शिफ्ट कर देते हैं. 1 को शिफ्ट करेंगे तो बचेगा लेफ्ट हैंड साइड पे 2x square y dash 2x square y dash c minus 1. c minus 1. अब c एक कांस्टेंट है तो c minus 1 भी एक कांस्टेंट बनेगा, उसको कुछ नया नाम दे देते हैं, राइट? सो एक काम करता हूँ, इसको c डैश बोल देता हूँ पहले ही, तो c minus 1 आ जाएगा, उसको मैं c1 बोल दूंगा. c dash minus 1 that will be c1. अब मुझे सिर्फ y dash चाहिए, 2x square नहीं चाहिए, उसको भी मैं शिफ्ट कर देता हूँ. सो y dash is equal to c1 upon c1 by 2x square, राइट. अब c1 एक कांस्टेंट था, c1 by 2 भी एक कांस्टेंट आएगा. yes sir. उसको नया कांस्टेंट बोल देता हूँ मैं c by x square. यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा. c1 by 2 को मैं नया कांस्टेंट बोल रहा हूँ c, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ c dash minus 1 को मैं नया कांस्टेंट दे रहा हूँ c1. राइट, ये ब्रैकेट के अंदर रखता हूँ. अब y dash बन गया हमारा c1 by x. अब मुझे यहाँ से क्या करना है? सिर्फ इंटीग्रेशन करना है. इंटीग्रेशन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो y dash है वो बन जाएगा y इक्वल y, what is integration of 1 upon x square into dx? minus 1 upon x बराबर है क्या? yes, and therefore ये बन जाएगा minus Yes, sir. c upon x x plus plus c, new constant, new let us say constant, c2. बराबर है. अब Yes, sir. ये भी राइट है आंसर, लेकिन माइनस सी को मैं कुछ नया कांस्टेंट दे देता हूँ. दैट इज से माइनस सी इज नथिंग बट c1 बाय x प्लस c2. ये होगा हमारा फाइनल आंसर. ये भी आंसर राइट है, लेकिन माइनस सी को भी आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके c1 लिख सकते हो. सो दिस इज दी. सर समझा नहीं मेरे को. कौन सा पार्ट सर, नहीं समझा? कौन सी स्टेप? सर वो कोई है, वो बार बार बोल रहा है तो बीच में स्क्रीन गायब हो जा रहा है सर, उसका आ जा रहा है तो इसलिए दिख नहीं रहा है, तो माइंड ये हो जा रहा है, डिस्टर्ब हो जा रहा है सर. अच्छा, बोलो तो आप थोड़ा कम बोलो. आप क्या करिए, पिन करके रखा कीजिए कि मेरी स्क्रीन जो है उसको पिन कर सकते हैं आप. वो पिन रहेगी तो वो वीडियो या फिर जो वीडियो चल रहा है वो ही दिखेगा आपको. ठीक है. अब मैं दोबारा से सब समझा देता हूँ. इस क्वेश्चन में y नहीं है तो मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है. अब उस फॉर्मूला के लिए मुझे इस फंक्शनल को विद रिस्पेक्ट टू y डैश डिफरेंशिएट करना है. सो डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा 1 plus 2x square y dash. अब ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा. दैट विल बी 1 plus 2x square y dash equal to c dash.
अब इसमें क्या करना है, मुझे सारे टर्म्स को 1 बाय 1 शिफ्ट करते जाना है, सिर्फ y डैश लेफ्ट हैंड साइड पे रहना चाहिए। सबसे पहले मैंने 1 को शिफ्ट किया, वो बन गया c डैश माइनस 1, उसको नया नाम दे दिया c1। फिर मुझे 2x स्क्वायर भी नहीं चाहिए, तो मैंने उसको भी शिफ्ट किया, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड होगा, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो। फिर अगेन c1 बाय 2 है, उसको मैंने नया कांस्टेंट नाम दे दिया c, तो ये बन जाएगा y डैश इक्वल टू c अपॉन x स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से y फाइंड आउट करना है, तो मैंने इंटीग्रेशन किया y इक्वल टू माइनस c बाय एक्स प्लस c2। अब क्योंकि ये फॉर्मूला है मेरे पास, क्योंकि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा तो वो बनेगा माइनस 1 अपॉन एक्स, तो वो माइनस 1 अपॉन एक्स सी एज इट इज था। अब मैंने c को माइनस c को नया नाम दे दिया c1, सिर्फ इतना ही किया है। अब आया समझ में? ये है, दिस इज दी एक्सट्रीमल विच मैक्सिमाइजेस और मिनिमाइजेस दिस फंक्शनल f। आ रहा है क्या अभी समझ में बॉयज? यस सर। ठीक है, सो एक होमवर्क देता हूँ एंड विल स्टॉप। एग्जाम्पल नंबर 3 वो आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व द आइलर्स इक्वेशन, सॉल्व द आइलर्स इक्वेशन इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 to x2 x प्लस y डैश इंटू y डैश इंटू dx। ये आप सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल, ठीक है? दोनों एग्जाम्पल गो थ्रू कर लो, मैं आपको PDF शेयर कर देता हूँ, एक बार